देखिए बेटा, हम आप सभी लोगों को ये जो चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्लास 10th का जो साइंस चल रहा था आप लोगों का, हम 1 से लेकर के जो अभ्यास इसमें करा रहे हैं सभी क्वेश्चंस करा चुके हैं, जिसमें से पहला से लेकर के शायद हम समझते हैं 4 क्वेश्चन तक आप लोगों को पार्ट 1 में है, और उसके बाद 5 क्वेश्चन से लेकर के 8 क्वेश्चन तक आपका पार्ट 2 में है, और 8 से लेकर के शायद उसके बाद हम ये जो 15 तक पार्ट 3 में है। आज हम पार्ट 4 में 16 से लेकर के आपको कुल टोटल कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, और 20 क्वेश्चन है तो आपका हम 20वां क्वेश्चन तक आज कंप्लीट कर देंगे, ये पार्ट 4 में जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी क्वेश्चन अभी हमने आपको कराया ऑफलाइन में, ढेर सारा जो पेपर है उसको सॉल्व कराया। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर। समझिए पहले, कुछ क्वेश्चन हम लोगों को ऐसा मिल जाता है बोर्ड पेपर में, या फिर सामान्य तरीके से ऐसा मिल जाता है कि क्वेश्चन जो कहेगा उसके बेस के आधार बताना है। ऑक्सीकरण का परिभाषा जो होती है वो कई तरीके से हो सकती है, या तो आप ऑक्सीजन को वृद्धि करो या तो हाइड्रोजन के ह्रास करो। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन को पढ़ते वक्त कोई बात बोला नहीं है। प्रश्न अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर। यह ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर, ऑक्सीजन का योग हो या फिर ह्रास हो, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन आंसर का जवाब देना है। प्रश्न में कह रहा है कि उसके आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। 2 पद दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है उपचयन, दूसरा दिया है अपचयन। उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण है, और ऑक्सीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यह जो प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को आप जिस बेस पे कह रहा है प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, उस बेस पे आप हल करेंगे। ये नहीं कि परिभाषा क्वेश्चन कुछ और कर रहा है आप आंसर कुछ और देना प्रारंभ कर दिए। जैसे आप प्रश्न देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीजन की योग या ह्रास के आधार पर। योग या ह्रास, हाइड्रोजन को हमको छेड़ना नहीं है। यहाँ हम लिख सकते हैं उपचयन अभिक्रिया को हमको क्या करना है, प्रयोग व्याख्या करना है। उपचयन किसको बोलते हैं, क्या लिखेंगे, जिस, हाँ बोलो, जिस अभिक्रिया, यहाँ हमको जिस अभिक्रिया में, हाँ, ऑक्सीजन की वृद्धि, या तो वृद्धि लिख देते हैं हम, वृद्धि या योग इसको बोलते हैं, योग, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि, या हम ऑक्सीजन लिख करके एरो ऊपर दिखा दे रहे हैं, एरो ऊपर अगर रहती है तो उसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि। वृद्धि बोलिए या योग बोल दीजिए, जब किसी चीज़ में कुछ चीज़ जुड़ती है तभी उसको हम लोग वृद्धि बोलते हैं। तो वृद्धि या योग हो ना, हो उसे उपचयन कहते हैं, उपचयन कहते हैं। ये आपका उपचयन का परिभाषा हो गया। इसी का दूसरा नाम ऑक्सीकरण है, इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन का योग होगा तो इसी को हम लोग उपचयन बोलेंगे। अब आपके कह रहा है कि प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। तो अगर हम बात करें उदाहरण के लिए, तो उदाहरण आप लोग बोलिए बच्चों, बोलो, Cu प्लस O2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, CuO। देखिए आप सभी लोगों ने बताया Cu है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कापर। ये हो गया हमारा कापर हो गया, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन। इसको क्या बोलते भैया, कापर ऑक्साइड इसको बोलेंगे, कापर ऑक्साइड ये हो गया। और कापर ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो CuO होता है। अब ये रहा हमारा ढांचा समीकरण। ढांचा समीकरण किसको बोलते हैं, जब दोनों पक्षों के जो परमाणुओं की संख्या होती है असमान होती है, बराबर नहीं होती, उसको हम लोग ढांचा समीकरण या असंतुलित समीकरण कहते हैं, या फिर कंकाल समीकरण कहते हैं। ऐसे नाम दे करके हम इसको संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए बात को ध्यान देंगे परमाणुओं की संख्या बराबर है अथवा नहीं। जब बराबर करना होगा तो हम इस बात को ध्यान देंगे कि जो क्रम अनुसार हम इसको देखेंगे। क्रम यहाँ से क्या दिया, कापर दिया हुआ है। कापर अगर एक पक्ष में इतना हुआ है तो दूसरे पक्ष में कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, अर्थात ये कापर बराबर है। ऑक्सीजन में नजर डालते हैं तो कापर जो ऑक्सीजन जो दिया हुआ है अभिकारक के रूप में वह आपका 2 ठो है, और दूसरी तरफ दिया है 1 ठो दिया है। तो दोनों बराबर करने के लिए यहाँ 2 है, दोस्त यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे। लेकिन एक बनाते समय 1 ठो गबड़ा गया, तो जब गबड़ा गया है तो क्या करेंगे हम, 2 कापर हो गया, यहाँ 1 कापर है तो यहाँ 2 लगाएंगे। इस प्रकार हमारा संतुलित समीकरण तैयार होता है। यह हमारे ऑक्सीजन जो ऑक्सीकरण को हमने परिभाषा लिखा उसका यह एग्जाम्पल रहा। लेकिन आपका प्रश्न कर रहा था प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण देना है आपको। ये आपका 1 उदाहरण हुआ। अब हम आपका 2 एग्जाम्पल लिखने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं।
हम लोग एग्जाम्पल जो दूसरा लेने का प्रयास करेंगे। एक तो हमने लिया जो आप देख पा रहे थे उसमें कॉपर था, अब ऑक्सीजन था, तो हमारा क्या हो गया था, कॉपर ऑक्साइड हो गया था। अब हम लोग कॉपर ऑक्साइड को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक एग्जाम्पल और है, दो एग्जाम्पल के लिए बोला था, तो हम दूसरा एग्जाम्पल डाल करके एक हम लिख लेते हैं। मान लीजिए कार्बन, आप सभी लोगों को भी बहुत अच्छे से आता है। कार्बन है और इसमें हम ऑक्सीजन जब डालते हैं तो क्या बनता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिससे हम लोग CO2 बोलते हैं। मैं नाम बता दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर। ये है C, कार्बन कहते हैं इसको, O है ऑक्सीजन है, ये CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब आप बताइए, कार्बन है यहाँ ऑक्सीजन है, अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है तो इसको हम लोग बोलते हैं ना कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की योग हो उसे हम लोग ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं। इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन, हाँ ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये हमारा रहा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बेटा, एक ठो पहले क्या लिखे हैं, कॉपर, यहाँ लिख सकते हैं नीचे कॉपर और एक तत्व और है आपका कार्बन। कार्बन में C लिख दे रहे बेटा, C का उपचयन हुआ है। ये उपचयन है, तो उपचयन हुआ, किसका उपचयन हुआ भैया, कॉपर का। दूसरा वाला एग्जाम्पल जो लिए कॉपर, दूसरा वाला एग्जाम्पल कार्बन हो गया। अब पहला जो एग्जाम्पल आपने लिखा वो किसका हो गया था, कॉपर का। तो कॉपर और कार्बन का उपचयन हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको दूसरा वाला बताते हैं इसका। हम लोग अपचयन को थोड़ा सा पढ़ेंगे। अपचयन क्या है, अपचयन इसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन की हानि होती है। पहले समझिए, जहां उपचयन था यहां पर हमारा लिखा हुआ था उपचयन, यहां लिखा था उपचयन। उपचयन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण है तो इसको बोल दिया हम लोग अपचयन लिख दिए। अब हम दूसरा परिभाषा लिखेंगे। अपचयन जो है जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की हानि होती है, हानि, और यहाँ लिख दिए ऑक्सीजन की हानि हुई है। यहाँ पर आप तीर नीचे कर दिए, हानि कहिए या कमी या हानि। अगर हम कमी या हानि यहाँ लिख रहे हैं तो ऑक्सीजन को कमी कर दे रहे हैं, क्योंकि बोला कि ऑक्सीजन के योग या हास मतलब कमी, लॉस के आधार पे ही आपको बताना है, हाइड्रोजन को छोड़ना नहीं है। अगर ऐसा केस हटा देता तो हम दो केस बता देते कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की हानि हो, उसको ऑक्सीकरण कहेंगे। जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसे हम अपचयन कहेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन या लगा करके, दोनों नहीं। तो अपचयन की परिभाषा क्या बोलेंगे, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है उसे हम अपचयन कहते हैं। कमी या हानि होती है उसे अपचयन। तो यहाँ उपचयन लिखा है तो इसको हम मिटा करके यहाँ अपचयन लगा दे, ऐसे अपचयन कहते हैं। अब हम रिएक्शन में जब लिखेंगे, हम आपको एग्जाम्पल बताने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल आपको दो ठो बोल रहा है कि किसका और कैसे। एग्जाम्पल अगर हम लिखने का प्रयास करें, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, ये हो गया आपका CO2, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस ये हो गया H2। ये जो हमारा रिएक्शन करेगा, हमने क्या बोला कि ऑक्सीजन की कमी, अगर ऑक्सीजन की कमी बोल रहा है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है तो ऑक्सीजन कमी होना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, एक CO हो जाएगा, और ये H2 है, ये बन करके हमारा क्या हो जाएगी, ये जल का निर्माण करेगी, जिसे हम लोग H2O कहते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ हमारा H2 है, ये H है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में किसकी वृद्धि हो गई दोस्त, ऑक्सीजन की। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है तो ये किसकी हो गई, ये कमी हो गया। ऑक्सीजन दो ठो था, यह कई ठो हो गया, एक हो गया, तो ये कमी हो गई। जब कमी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। एक एग्जाम्पल और लेने का प्रयास करते हैं। अगर हम ले लें, यहाँ हो जाता है हमारा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में कुछ ऐसी चीज़ें डालने का प्रयास करते हैं, जैसे जो यहाँ हाइड्रोजन डाले हैं तो इसमें भी हाइड्रोजन डाले हैं, लेकिन इसमें हम उष्मा, इसको उष्मी बोलते हैं। उष्मा जब जाएगी तो ये कॉपर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगा, कमी दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हटाएंगे। तो यहाँ दो ठो था तो यहाँ एक है, यहाँ पर इसको हम एक कर दिए, ये हो गया हमारा कॉपर हो गया, और ये हमारा क्या बन गया, जल बन गया ना, जल बन गया। तो यहाँ एक था, यहाँ एक को नहीं बचा, मतलब ये था बर्बाद हो गया, मतलब कमी हो गया, मतलब हानि हो गया।
हानि होगा किसका? ऑक्सीजन का। जब इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको हम लोग अपचयन बोलते हैं, इसी को रिडक्शन बोलते हैं। री माने पुनः फिर से हो जाती है, और उसमें ऑक्सीडेशन होती है, मतलब अब ऑक्सीकरण हो गया। तो दो एग्जाम्पल आपका हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि किसका, यहाँ जगह नहीं है लिखने के लिए, नहीं तो लिख सकते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ लिख दे, यहाँ लिखो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे उसमें लिखे हुए थे केस में कार्बन डाइऑक्साइड, और किसका? कॉपर ऑक्साइड का। ध्यान दीजिएगा, दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा तो बोल रहे हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। अपचयन हुआ है। यहाँ जगह नहीं था फिर भी एडजस्ट किए हैं, दिखाई दे रहा है उसमें। उसके बाद देखो कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। अपचयन मतलब क्या होता है? कमी। तो क्या हो गया? ये नीचे वाला अक्षर दिखना चाहिए। देखो ये ऑक्सीजन 2 ठो था, यहाँ कट हो गया राजा 1, यहाँ कट बढ़ गऊ 1 है, यहाँ कट हो गया 1 नहीं, जितना भी रहा कम होगा, 2 से 1 हो गया, यहाँ 1 रहा तो 1 नहीं, तो सूखा काटा हो गया। इसमें क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड में किसका कमी हुआ है? ऑक्सीजन का क्या हुआ है? कमी हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। अपचयन उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, उपचयन उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो। क्योंकि केस में मुझे फंसा रखा है कि ऑक्सीजन के योग के आधार पर आपको बताना है, ना कि हाइड्रोजन के आधार पर। ये क्वेश्चन कंप्लीट करिए, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 17 की ओर लेकर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 17 है, हम लोग थोड़ा सा सीखने का प्रयास करेंगे। बच्चों बात नहीं करो, डोंट टॉक टू ईच अदर। देखो एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, एक भूरा रंग का तत्व है, और जैसा कि चमकदार है, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको, प्रश्न के अनुसार हम इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। चमकदार तत्व जो है एक्स है, एक्स मान लेते हैं, पता नहीं है क्या है। एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, पहले जो तत्व है उसको एक्स है, उसका नाम नहीं पता है, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। आपको इशारा दिया हुआ है कि जो अगर ऑक्सीजन पाएगा गर्म करने पर वह काले, मतलब ऑक्सीजन पा जाएगी तो वह काला हो जाएगा, उसका नाम बताना है। थोड़ा सा हम चेक करते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई ऐसा तत्व होगा जो ऑक्सीजन को पाएगा तो वह काला हो जाएगा, काला हो जाएगी, और काला हो जाएगी अगर, तो इसके पहले वो कौन सा तत्व था जो ऑक्सीजन पाकर काला होती है? एक तत्व का हम आपको नाम बता दे रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉपर। अगर कॉपर है, ये जो कॉपर है इसको हम कॉपर बोलते हैं। और कॉपर का रंग कैसा होता है बेटा? काला होने के पहले भूरा होता है। तो ये हो गया हमारा भूरा रंग का कॉपर हो गया। कह रहा है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, जब भूरे रंग का चमकदार तत्व है और को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाए, वायु हो गया, इसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे, गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपर ऑक्साइड। इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड है। अब कॉपर ऑक्साइड इसको लिखेंगे हम कॉपर ऑक्साइड। अब ये हो गया कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड जो भूरा रंग का है वो किस रंग का हो जाएगा बताओ? काले रंग का हो जाएगा, मतलब ये काला हो गया। जब ये काले रंग का हो जाएगा तो वही कह रहा है कि इस तत्व का जो एक्स है उस काले रंग के यौगिक का नाम बताना है आपको। तो काले रंग का यौगिक का नाम क्या है भैया? कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ हम लिखेंगे, कुछ हमको टिप्पणी करना है तो हम टिप्पणी कर सकते हैं। तो रिएक्शन लिख दिया हम, यहाँ लिख सकते हैं बेटा तत्व, देखो हल करके यहाँ पर लिखेंगे तत्व एक्स। अब देखो तत्व एक्स जो है वो क्या है? कॉपर है। अब कॉपर का संकेत क्या है? Cu है, कॉपर है। तत्व जो एक्स है वो कॉपर है। अब कॉपर है, उस, यहाँ लिख सकते हैं उस काले रंग के यौगिक का नाम जो है वो क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, CuO है। समझ गए? प्रश्न कर रहा था उसका नाम, उस काले रंग के यौगिक का नाम बताओ। उस काले रंग के यौगिक का नाम क्या है? कॉपर ऑक्साइड है। उसमें दिख रहा है ना सब कुछ? आप सभी लोगों को दिखना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये सवाल समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। आप इसको राइट कर लीजिए, फिर हमारा 18 नंबर आपको बताते हैं।
आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया हुआ है, शांति बनाए रखो बात बनेगी। देखो क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया हुआ है, आपको लग रहा है कि बहुत लंबा चौड़ा है, पहले मैं लिख लिया हूँ तब हम इसको शूट कर रहे हैं ताकि समय बच सके हम लोगों का और अच्छे से हम लोग को समझ पाए। अगर हम लिखने में समय लगेगा वीडियो लंबी हो जाएगी और लिखने में मजा नहीं आएगा। देखो लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, पहले क्यों करते हैं, अगर क्यों की बात आएगी हम आपको समझाने के लिए, इसको थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन आप लिखना चाहते हैं तो ये यहाँ से इसको आप पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझिए कैसे हम लोहे की वस्तु को पेंट क्यों करते हैं, ऐसे लिखेंगे क्योंकि पेंट होने के कारण, अब पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि पेंट होने के कारण लोहे और वायु, जैसे मान लिया जाए अगर यह एक प्रकार का कील है, कील हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे हमसे कील बन नहीं पा रहा है और ये जो है पूरा जंग लग गया है इसमें, ये पूरा जंग लग गया है और जंग लगने के कारण, जंग क्यों लगा है कील में, इसलिए लगा हुआ है कि इसके संपर्क में वायु आ रही है और वायु और लोहे, ये तो लोहा हो गया और ये बाहर से वायु जब इसको टच कर रही है, अगर ये वायु इसको टच करेगी, किसको, लोहे को टच करने का प्रयास करेगी इसको, तो इसके बीच में एक लेयर लगाया जाता है जिसको हम लोग पेंट कहते हैं। पेंट क्या है, डिवाइडर है, डिवाइडर है, एक प्रकार से ये बाधक है। पेंट जो है हवा और लोहे के बीच में एक बॉर्डर बन जाती है, उसको ट्रांसफर नहीं होने देती। धीरे 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 वह बॉर्डर कमजोर हो जाएगा, तब ट्रांसफर होगी, फिर उसको पेंट कर देंगे, फिर वो मजबूत हो जाएगी। समझिए पेंट होने के कारण लोहे और वायु, दो बातें हैं यहाँ पर, लोहा रहेगा और वायु रहेगा, तब तो जंग लगेगा, लेकिन उसके बीच में अगर एक बॉर्डर बन जाए तब समझ लेगी वो क्या कहते हैं इसको, जंग नहीं लगेगी, आपका संक्षारण नहीं होगा। तो कह रहा है कि लोहे और वायु का संपर्क नहीं हो पाता, कनेक्शन नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि बीच में कौन रहता है, पेंट रहता है, तो पेंट नहीं हो पाता। और लोहे की वस्तुएं बहुत समय तक सुरक्षित रहती है, हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रहती, बहुत समय तक सुरक्षित रहेंगी। जब वह बॉर्डर कमजोर हो जाएगा फिर उसको पेंट कर देंगे, फिर वो सही हो जाएगी। लेकिन बात को समझिएगा, अब हम लोग पेंट क्यों करते हैं, इसके कारण अगर बात समझिए तो क्योंकि क्षय हो जाता है। किसका क्षय होता है, लोहे का। कैसे, संक्षारण के कारण जो झड़ जाता है, जो संक्षरित हो जाता है, जो खराब हो जाती है, संक्षारण के कारण लोहे की वस्तु में क्षय होता रहता है, उसे क्षय से बचाने के लिए पेंट करते हैं। इस कहानी को मैं इसलिए लिख लिया हूं ताकि आप बता सके क्यों पेंट करते हैं, क्योंकि संक्षारण होती है, संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग पेंट करेंगे। पेंट एक बॉर्डर का काम करती है, क्योंकि हवा और लोहे के बीच में एक बैरियर बन जाता है और वो उसको आर पार नहीं जाने देती। एक समय के बाद वो पेंट धीरे धीरे खराब हो जाती, छोड़ देती है। फिर उसको हम एक बलुआ पेपर जो होती है रगड़ के साफ करके फिर उसको पेंट कर देते, फिर से वो बच जाती है। इसीलिए लोहे की वस्तु को पेंट करते हैं। समझिए लोहे की वस्तु क्यों पेंट करते हैं, क्योंकि लोहे और वायु के जो संपर्क होती है उसके बीच में जो बैरियर काम करता है वह कौन करता है, पेंट करता है, और वो आपस में वो संचारित नहीं हो पाती, जिससे वह बची रहती है लोहा। लोहे को संचार से बचाने के लिए ही हम लोग इसको पेंट करते हैं। कौन बैरियर काम करेगा, पेंट बैरियर काम करेगा। कौन बैरियर काम करेगा, पेंट। किसके किसके बीच में, लोहे और वायु के बीच, लोहे और वायु के बीच कौन बीच में बैरियर काम करेगा, पेंट। पेंट एक बैरियर काम करेगा, ट्रांसफर नहीं होने देगी। बात समझ में आ गया है ना, वेरी गुड। अब इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर इस पे चल रहे हैं। आप सभी लोगों का जो 19 नंबर सवाल है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह वसा युक्त लिखा हुआ है, देखिए कैसे लिखा है, तेल वसा युक्त खाद्य पदार्थों, खाद्य मतलब खाने वाला, खाद्य मतलब छींटने वाला, पोटेशियम, ये क्या कहते हैं उसको, पोटास, जिंक, सल्फर, डाई, यूरिया, बस करो आ जाओ इधर। वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, नाइट्रोजन में क्यों डाला जाता है, ऐसे चीज़ों में जैसे तिलहा जो चीज़ रहे या जो उसमें फैट उठ रहे, जिसमें वसा युक्त रहे, उसमें क्यों डाला जाता है। इधर देखो बेटा, बदतमीजी न करो। हाँ, अब प्रभावित क्यों किया जाता है ना, तो ऐसे नाइट्रोजन को डाल करके क्यों प्रभावित करते हैं। देखिए पहले तो नाइट्रोजन को इसलिए डाल के प्रभावित करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन अगर पा जाएगा वो तो विकृत गंधिता हो जाएगी। विकृत गंधिता, दो शब्द से मिल गए, विकृत अलग, गंधिता मतलब एकदम विकृत में बेकार, गंधिता मतलब गंधाई लगे, बस खराब लगने लगे। आप ही अभी चिप्स की थैली खोल कर सुबह शाम को खाओगे तो खराब लगने लगेगा।
यहाँ तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायु से क्रिया करके, समझिए, तेल हो, वसायुक्त कोई खाद्य पदार्थ हो, तो वायु से क्रिया करके क्या हो जाती है? विकृत गंधिता हो जाती है। अब विकृत गंधिता हो जाती है जो नाइट्रोजन सामान्य ताप पर आसानी से क्रिया नहीं करती। जो नाइट्रोजन होता है वो सामान्य ताप पर आसानी से क्रिया नहीं करती। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। हमारे रूम में जो सामान्य तापमान है, जहाँ ना तो गर्मी लगे ना तो ठंडी लगे, उस रूम का टेम्परेचर आपका कितना माना जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम लोग सामान्य ताप कहते हैं। नाइट्रोजन से जो नाइट्रोजन होता है वो सामान्य ताप पर अपक्रिया नहीं करती, इसीलिए जब अपक्रिया नहीं करती नाइट्रोजन, इसीलिए उन खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन डाला जाता है, मतलब नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है इसी चीज़ से बचाने के लिए। जैसे आप लोग देखते हैं चिप्स की थैली हो गया, चिप्स की थैली जो कंपनी जो बनाती है उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाता है ना, चाहे आज खाइए चाहे 2 महीने बाद खाइए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर प्लास्टिक खुल गया, नाइट्रोजन उसमें से बाहर हो गया और उसके बाद उसके अंदर ऑक्सीजन घुस गया, जब ऑक्सीजन घुस जाएगा तो वो क्या लग जाए, वो खराब हो जाती है, उसका स्मेल भी खराब हो जाएगा, उसका स्वाद भी खराब हो जाती है। इस चीज़ का मतलब ध्यान देंगे, ठीक है ना। हम लोग लिखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 जो कह रहा है बेटा, थोड़ा सा हम इसको बहुत अच्छे समझते हैं, वैसे ही हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न पदों का वर्णन कीजिए। निम्न माने नीचे के पदों का वर्णन करना है। 2 पद दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपका संचारण और दूसरा दिया हुआ है विकृत गंधिता। 7 विकृत गंधिता दिया है ना। उसके बाद तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण हमको लिखना है, बात न करो, एक एक उदाहरण लिखना है हमको। तो संचारण में क्या कहा है कि संचारण जो है किसको बोलते हैं? जब कोई धातु है, कोई मेटल है, आर्द्रता, आर्द्रता मतलब होता है नमी के पास संपर्क में आ जाती है, या फिर उसमें कोई अम्ल अगर टच कर जाता है उसको, तो क्या होती है, जैसे अम्ल मतलब समझने का प्रयास करिए। अम्ल किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कि सिरका समझ लीजिए, सिरका, सिरके का डिब्बा जिसमें सिरका रखा जाता है, उसमें जो स्पून रखा जाता है, चम्मच रखा जाता है ना, अगर वो स्टील की धातु की है तो समझ लीजिए कि वो अगर कुछ समय तक रहेगा, महीना, 6 महीना, 4, 6, 10 महीना, अगर इतना समय तक रहा तो वह चम्मच जो है धीरे धीरे किनारे से छीन जाता है, वो कट जाता है, समझ लीजिए उसका संक्षारण हो जाता है। उसी से बचाने के लिए ध्यान दीजिएगा, जब कोई धातु आर्द्रता या धातु के संपर्क में आ जाती है तो वह क्रिया करके, वह क्या कहती है? क्रिया करती है, आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आकर के क्रिया करके ऊपरी परत कमजोर कर देती है। अगर कमजोर हो जाएगी तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, वो झड़ जाएगी, जिसको हम लोग संक्षारित कहते हैं। और कैसे? ये कह रहा था कि एक एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण कैसे देंगे हम लोग, समझिए। लोहा जो है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जब जंग लगेगी तो वो भी उस संक्षारण के अंतर्गत आएगी। चांदी पर कैसा रंग चढ़ेगा? काली पर चढ़ेगी। हरे तांबा पर कैसा चढ़ेगा? हरा परत। अगर जो तांबा है उस पर जो बदतमीजी करोगे बहुत मारेंगे। देखो, तांबे पर हरी परत, तांबा जो होती है उस पर हरा परत हो जाती है। अगर तांबा पे हरा परत चढ़ गया तो किसके कारण है? संक्षारण कारण। चांदी पर अगर काली परत चढ़ गई तो जो काला हो गया वो किसके कारण है? संक्षारण कारण। लोहे पर जो जंग लगा हुआ है भूरे रंग का, लोहे पर किस रंग का चलता है? भूरे रंग का। और चांदी पर? चांदी पर कैसा? तांबे पर? तांबे पर? हाँ, ये सब जो रंग है बदल जाते हैं, भूरा होना, काला होना, हरी होना, ये सभी संक्षारण के कारण है। ये हमारा हो गया संक्षारण। अब हम आप लोगों को लास्ट पॉइंट बताएंगे, विकृत गंधिता। सवाल में आपका जो विकृत गंधिता दिया हुआ है, हम इसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम लोग ये लास्ट पॉइंट है आपके क्वेश्चन नंबर 20 का। आज से हमारा ये जमानत हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लास्ट पॉइंट, जिसका नाम है विकृत गंधिता। इसका पहले हम आपको संक्षारण पढ़ा चुके हैं, बता भी चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको सीखेंगे थोड़ा सा, विकृत गंधिता। वैसे भी हम कई बार विकृत गंधिता पर चर्चा कर चुके हैं। विकृत गंधिता को कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे आपको परिभाषा जब पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि विकृत है मतलब विकार हो गया, और विकार जब हो गया तो गंधाई लगेगा, जब बदबू देनेगा तो इसको हम विकृत गंधिता बोलेंगे। अब आप समझिए कि इसको बोलते हैं तेल हो या वसा युक्त, तेल वाला चीज जो बना हो रहेगा, जैसे तेलहा अचार उचार जो बनती है, आप उसको हिलाते नहीं है तो बार अगर वो आप देखेंगे ना उसमें दहिया बन जाती है। तो जो तेल होगा या फिर वसा युक्त पदार्थ होगा, वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो है वायु से क्रिया करती है। जब वायु से क्रिया करेगी, अगर उसे वायु लगा, जैसे खाना बनाने के बाद जैसे रोटी है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद अगर इसे खुला रख देंगे ना, तो 2 रोटियों के बीच में, 3 रोटियों के बीच में उसमें ना एक सफ़ेद सफ़ेद धब्बा की तरह लग जाती है, जिसे माताएं बहनें क्या कहती हैं? दहिया। तो आप वो नहीं, जब ठंड में अगर वायु के संपर्क ज़्यादा आ जाएगी
तो सूखने के बजाय तो क्या दहिया लग जाएगी, अगर दहिया लग जाएगी तो इसको बोलते हैं विकृत गंधिता। ये हो गया, तो विकृत गंधी हो जाती है। फिर समझ लीजिए बेटा, तेल हो या फिर वसायुक्त पदार्थ हो, अगर वायु से क्रिया करती है तो वह विकृत गंधी हो जाती है। और जब विकृत गंधी हो जाती है, विकृत मतलब खराब हो गया, गंधी मतलब स्मेल देने लगा, विकृत गंधित हो गया, तो इसी अपक्रिया को हम जो यही प्रक्रिया जो हमारा प्रोसेस चली हुई है, इसी को हम लोग क्या बोले कि विकृत गंधिता बोलते हैं। आप एग्जाम्पल ऐसा भी लिख सकते हैं कि दो रोटियों के बीच में जो सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जाए उसमें धब्बा, वो भी आप लिख सकते हैं। या फिर आपको सबसे साधारण आपकी किताब में एनसीईआरटी में दिया हुआ है 10th के बोर्ड में कि सिलेबस में कि आपका जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है चिप्स की थैली में, एक एग्जाम्पल दिया है, चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन को निकाल करके नाइट्रोजन डाला जाता है ताकि वो मतलब ठीक रहे, लेकिन जब भी वो चिप्स की थैली खुलती है तो उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है और वातावरण का जो ऑक्सीजन है वो उसके अंदर प्रवेश करने का प्रयास करता है। जब वो प्रवेश करने का प्रयास करता है तो जो चिप्स रहती है या जो नमकीन होती है, जो भुजिया होता है, उसके अंदर जब ऑक्सीजन प्रवेश करेगा तो वो धीरे 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 कुछ समय बाद जब रिएक्शन करेगा तो वो खराब हो जाएगी। विकृत मतलब खराब हो गया, गंधित मतलब गंध देने लगेगी, इसी को हम लोग विकृत गंधिता बोलते हैं। तो आप यहाँ एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन में कहा है कि एक एक उदाहरण दीजिए। एक की जगह हम 2-3 एग्जाम्पल दे दिए, उसमें किसमें, संक्षारण में ना, कौन सा हेडिंग था, संक्षारण। तो संक्षारण जब हमने पढ़ाया तो लोहे पर कैसी परत चढ़ा है बेटा, काली परत, और चांदी पर कैसा, लोहे पर कैसा चढ़ा है, बर्दा वाला काम करो, मारे तुम बहुत बदतमीजी करोगे। लोहे वाला कैसा रंग चढ़ा है, भूरा, और पायल पर, पायल कह रहे हैं चांदी पर, चांदी से पायल बनती है ना जी, पायल से चांदी बनती है, चांदी से पायल बनती है, उस पर कैसा रंग चढ़ेगा, काली। और कौन सा था, तांबा पर कैसा पर चढ़ेगा, हरी। अब शांत रहो, इधर देखो, मुझे नहीं मेरी बोर्ड की देखो। पहले हम क्या करते हैं एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल हम आपको लिखते हैं कि चिप्स की थैली वाला एग्जाम्पल लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम चिप्स की थैली से लिखेंगे, यहाँ पर बात करोगे बदतमीजी बहुत मारेंगे। थैली से नाइट्रोजन ऑक्सीजन को निकाल करके नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, तो थैली से ऑक्सीजन, हाँ, ऑक्सीजन गैस को निकाल कर क्या डाला जाता है बेटा, नाइट्रोजन गैस भरना, बस इतना लिख देते हैं हम ताकि आपको पता चल सके, भरना, नाइट्रोजन गैस भरना, मतलब चिप्स की थैली से ऑक्सीजन गैस को निकालकर नाइट्रोजन गैस भरना भी विकृत गंधिता के अंतर्गत आती है। तो ये चीज़ हमारा संभालने का काम करेगा। ये एग्जाम्पल में हो गया। ये विकृत गंधिता मतलब ये रोकती है, ऐसा विकृत गंधिता होने नहीं देगा ना, ये इसको रोकने का प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जब भी आपको वीडियो लेकर के आएंगे, कौन सा चैप्टर लेके आएंगे बेटा, चैप्टर नंबर 2 लेकर के आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।